हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एक पेपर है जो एंट्रेंस पेपर है आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का। ऑलरेडी मैंने उसके सिलेबस को डिस्कस किया था। तो अब जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया था उसमें दो टॉपिक्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बैंकिंग और इंश्योरेंस। इन्हीं दोनों टॉपिक से आपको बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इससे बाहर क्वेश्चन देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इस सेशन में इंश्योरेंस से रिलेटेड कंप्लीट हम थ्योरी सेशन को डिस्कस करेंगे और इससे बाहर किसी कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो इस सेशन को आप बिल्कुल मिस ना करें। एग्जाम से पहले इस सेशन को आप ज़रूर देख कर जाएं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपसे इससे बाहर इंश्योरेंस से क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम इंश्योरेंस का सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और एक सेशन में और हम बैंकिंग सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, फिर ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये सेशन जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम इंश्योरेंस की सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। सबसे पहले अगर हम इंश्योरेंस का मतलब समझे तो काफ़ी सब लोग जानते ही होंगे इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज। मतलब ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच। अब वो दो पार्टीज कौन सी होती हैं? दो पार्टीज एक होती है इंश्योर्ड और एक इंश्योरर। ठीक, दोनों वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इंश्योरर कौन हुआ, इंश्योर्ड कौन हुआ। अगर हम इंश्योर्ड की बात करें तो पहले हम इंश्योर वर्ड को समझते हैं। जैसे मैंने अपना क्या है इंश्योरेंस कराया या किसी भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, तो वो क्या होगा, इंश्योर्ड होगा। मीन्स जिस पर्सन की प्रॉपर्टी का हम इंश्योरेंस करवाया जा रहा है उसे हम कहेंगे इंश्योर्ड। तो हम क्या होगा, इंश्योर्ड। इंश्योरर क्या होगा, इंश्योरर कौन होगा, जो वो इंश्योरेंस कंपनी किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास गई और उससे अपना इंश्योरेंस करवाए या किसी प्रॉपर्टी का, तो दैट इज कॉल्ड इंश्योरर। ठीक है, तो ये दो वर्ड होते हैं, एक इंश्योरर और एक इंश्योर। ठीक है, तो सिंपल सा अगर हम समझे, जिस बंदे का हम इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, जैसे मैंने अपना करवाया तो हम इंश्योर्ड हो गए, और इंश्योरर कौन हुआ, जो कंपनी इंश्योरेंस करके देती है वो इंश्योरर हुआ। तो दोनों टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इंश्योरेंस कंपनी कौन हो गई, इंश्योरर। Indemnify the insured on the happening of the certain event for a payment of consideration। अब जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, ठीक है, हम इंश्योरेंस करवाते क्यों हैं, इंश्योरेंस इसलिए करवाते हैं ताकि फ्यूचर में हमें जो भी रिस्क है या लॉस हो सकता है उससे पहले हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस को कवर करते हैं। ठीक है, कवर ले सकते हैं ताकि फ्यूचर में जो भी हमें लॉस हो या कोई भी इवेंट ऑकर हो तो इस जो भी हो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको बियर करे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इट इज इंश्योर्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ द सर्टेन इवेंट फॉर अ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अब क्या होता है कि जो प्रीमियम होता है, एक फी चार्ज की जाती है इंश्योरर के द्वारा ऑन अकाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, उसे हम प्रीमियम कहते हैं। मतलब कुछ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन हमें देना पड़ता है इस इंश्योरेंस कराने के लिए। ठीक है, वो टाइमली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, उसको हमको पेमेंट करनी होती है अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, हमें वो पेमेंट करनी होती है। उस पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, कंसीडरेशन। उस पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। नेक्स्ट समझते हैं क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में तो सबसे पहला प्रिंसिपल है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद फ्री कंसेंट। सबसे पहला अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो वैलिड होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति से होना चाहिए, फ्री कंसेंट से होना चाहिए। ठीक है, तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सबकी सहमति से होना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या हुआ कि इट डिस्क्लोजेस ऑल द फैक्ट्स। डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स का मतलब ये हुआ कि दोनों पार्टीज के बीच में जो स्कीम, जो फैक्ट्स बताई गई हैं वो क्या होनी चाहिए, वो विश्वसनीय होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये हो गया कि हमने जो भी पार्टीज के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो भी फैक्ट्स इवेंट्स जो भी हुए हैं, वो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, कस्टमर्स को पता होना चाहिए वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होता है जो कि इसी के लिए इसको कहा गया है ऑटमोस्ट गुड फेथ।
ठीक है, कि दोनों पार्टीज के बीच में प्रिंसिपल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंश्योरेंस को लेकर वो हर चीज़ें क्या होनी चाहिए, फ्री रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब हुआ कि इट मस्ट रिलेट विद द सब्जेक्ट मैटर। तीसरा प्रिंसिपल ये कहता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब सिंपल सा हुआ, हम जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो हमारे से रिलेट होना चाहिए, अपने या हमने अपना इंश्योरेंस कराया, अपनी प्रॉपर्टी का करवाया, उससे रिलेट होना चाहिए। तो इट मस्ट रिलेट टू द सब्जेक्ट मैटर मीन्स ये इसका मतलब ये हुआ कि जो इंश्योर्ड है और जो सब्जेक्ट मैटर है इंश्योरेंस का वो उसी से रिलेटेड क्या है, होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इसका मतलब हुआ पुटिंग इन सेम पोजीशन एज बिफोर एंड नॉट फॉर प्रॉफिट। मतलब अगर हम समझें, जैसे हमने कहा कि मान लो कि फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है, अब जो आग लग गई उससे जितना भी लॉस हुआ है तो ये क्या है, कंपनी क्या करेगी, कंपनी वैसे ही पोजीशन में क्या करेगी, वो लाएगी, सेम जैसे पोजीशन हमारी पहले थी, सेम पोजीशन एज बिफोर नॉट फॉर द प्रॉफिट। मीन्स जो लॉस हुआ है उतना आपको कंपनी क्या करेगी, वो बियर करेगी। तो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब ये सिंपल सा मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या होता है कि ये इंश्योर्ड कैन गेट ओनली द कंपेंसेशन अगेंस्ट जितना उसको एक्चुअल लॉस हुआ है उसका कंपेंसेशन उसको मिलेगा, जैसे जितना उसका लॉस हुआ था, जैसे उसकी फैक्ट्री पहले थी, जितना लॉस हुआ उसको एज अ सेम पोजीशन पे लाके कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब इंश्योर्ड मस्ट ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन का लॉस मतलब हुआ इंश्योर्ड जो है उसको लॉस हो उसको क्या करना चाहिए, एफर्ट्स करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने मान लो कि जल रहा है तो उसको मान लो एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है उसको एक्सीडेंट होना चाहिए, तो वहां पर जो मतलब उसको क्या करना चाहिए कि एक उसको लॉस को एफर्ट्स करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जल रही है तो जल नहीं दिया जाए, फिर एक्सीडेंट हो रहा तो होने जाए, अरे कंपनी बियर करेगी लॉस जो भी होगी, तो ऐसा नहीं। तो जो भी मतलब कह रहा है कि उसको लॉस को क्या करना चाहिए, उसको ट्राई करना चाहिए कि एफर्ट्स में करना चाहिए कम से कम लॉस हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहता है, मान लो कंट्रीब्यूशन का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जैसे हम कहें कि 2 या 3 कंपनीज हैं, हमने 2 या 3 कंपनी से इंश्योरेंस करवा लिया, कल को जो लॉस होगा वो मान लो ABC कंपनी है, तो जितना भी लॉस हुआ है वो तीनों कंपनी क्या है, कंट्रीब्यूशन करके देगी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन यही बताता है कि जितना भी लॉस हुआ है तीनों कंपनी क्या है, कंट्रीब्यूशन करके देगी। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी इंश्योर करता 3 इंश्योरेंस कंपनी से, जो भी लॉस हुआ तो वो तीनों कंपनी क्या करेगी, कंपनसेट या कंट्रीब्यूट करेगी। सिंपल सा मतलब ये होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल को देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सैब्रोगेशन। ये सारे प्रिंसिपल्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ सैब्रोगेशन, सैब्रोगेशन का मतलब क्या हुआ, आफ्टर कंपेंसेटिंग द प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द इंश्योर। प्रिंसिपल ऑफ सैब्रोगेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी कंपेंसेशन, जो भी कंपेंसेट या लॉस कर दिया गया है उसके बाद इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरर को देगा। इसका मतलब ये हुआ, सैब्रोगेशन का मतलब हुआ कि सारे कंपेंसेटरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से ये रिलेट करता है। मतलब व्हेन एनी इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट करेगा इंश्योर्ड फॉर लॉस ऑफ एनी हिज प्रॉपर्टीज, फिर उसके राइट्स जो भी रिलेटेड है उस प्रॉपर्टी से ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सैब्रोगेशन। मीन्स आफ्टर कंपेंसेटिंग द लॉस द प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द इंश्योरर। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट क्लॉज। प्रॉक्सिमेट क्लॉज का मतलब हुआ कि लॉस मस्ट बी फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि प्रॉक्सिमेट क्लॉज का मतलब लॉस है उसी रीजन से होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो उसी से। तो प्रॉक्सिमेट लॉस का मतलब ये हुआ वो नियरेस्ट कॉज होता है जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, उस रीजन का लॉस क्या है, लॉस जो है उसी रीजन से होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट में हमारे लिखा हो।
तो आई होप ये सारे आपको प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए होंगे तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, और फिर से ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप पिन करिएगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। भाई टाइप्स ऑफ अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो सबसे पहला आता है लाइफ इंश्योरेंस। क्या होता है? सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस विच इज रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? ये रिलेट करता है लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, मीन्स ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है। सबसे पहले अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पहला है टर्म पॉलिसी। टर्म पॉलिसी हमें क्या कहता है? फॉर अ प्रिस्क्राइब पीरियड। क्या कह रहा है? टर्म पॉलिसी इज फॉर अ prescribed period, and if the policy holder survives till the end of this period, the risk cover lapses and no payment is made to him. मान लो अगर हमने 10 साल के लिए कोई पॉलिसी ली है और 10 साल के अंदर क्या है, डेथ हो जाती है, ठीक, और अगर 10 साल के बाद हुई तो अब हमें क्या है, वो टर्म पॉलिसी क्या होगी, लैप्स इफ द रिस्क कवर लैप्स एंड नो पेमेंट इज मेड टू हिम। तो उसके बाद 10 साल के अगर अंदर हुई तो आपको वो मिलेगा, अगर 10 साल के बाद डेथ हुई तब वो क्या है, नहीं मिलेगा। तो ये टर्म पॉलिसी कहती है, मतलब एक टर्म है ना, वहां पर क्या हो गया 10 साल के लिए, तो पॉलिसी होल्डर सर्वाइव जब तक वो जिएगा, टिल द एंड ऑफ दिस पीरियड द रिस्क कवर लैप्स एंड पेमेंट इज मेड टू हिम। ठीक है। दूसरा क्या है, होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी कहता है दूसरी पॉलिसी, पेमेंट ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। मीन्स पेमेंट तभी होगा आफ्टर द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, मतलब पूरी की पूरी लाइफ की पॉलिसी ले ली है, जब डेथ होगी तभी पेमेंट मिलेगा, लीगल। ठीक है, मीन्स होल लाइफ पॉलिसी ये पूरी, मतलब पूरी पॉलिसी के लिए होती, पूरी लाइफ के लिए ये पॉलिसी होती है, जब डेथ होगी तब उसके बाद हमें क्या है, इसकी पेमेंट मिलेगी। तो उसके डेथ होने के बाद जो लीगल हायर्स होंगे उनको क्या है, उनको पेमेंट मिल जाएगी। तो ये होल लाइफ पॉलिसी क्या होती, पेमेंट तब मिलती है आफ्टर द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। नेक्स्ट पॉलिसी है एंडाउनमेंट लाइफ पॉलिसी। एंडाउनमेंट लाइफ पॉलिसी क्या कहती है, पेमेंट ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी और ऑन द डेथ ऑफ द इश्यूड विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, पेमेंट ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी और ऑन द डेथ ऑफ द इश्यूड विच एवर इज अर्लियर। मतलब मैच्योरिटी अगर हम डेथ की बात करें, इसमें क्या होता है, एंडाउनमेंट लाइफ पॉलिसी में जो इसको हम क्या करते हैं कि जैसे पेमेंट जो हम ईयरली मंथली की जाती है, ठीक है, जब तक उस पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं हो जाती, मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी और द डेथ ऑफ द इश्योर्ड जो उसमें से हो उसमें से की जाती है। ठीक है, तो जब मैच्योरिटी या डेथ 20 साल के लिए अगर पेमेंट ईयरली मंथली की जाती है, ठीक है, एज ए नेक्स्ट है एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी क्या है, नॉट लमसम पेमेंट बट इन मंथली, क्वार्टरली, ईटीसी इंस्टॉलमेंट आफ्टर द इश्योर्ड अटेन्स अ सर्टेन एज। एन्युटी पॉलिसी क्या कहता है, एन्युटी पॉलिसी जो होती है ये हम जैसे अगर हम मंथली क्वार्टरली ऐसे पेमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट में, तो दैट इज कॉल्ड एन्युटी पॉलिसी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एन्युटी पॉलिसी। यहाँ पर सिंपल सा लिखा है नॉट लमसम पेमेंट, हम एक बार नहीं पेमेंट करते हैं उसको, हम मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, ऐसे हम उसको क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या कहता है, इट इज टेकन ऑन 2 or more lives, payment on the death of any one of them। मीन्स मान लो 2-3 या पर्सन मिलके क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले लें। जब किसी की भी एक डेथ हो जाएगी तो उसमें से क्या है, पेमेंट दूसरे बंदे को क्या है, मिल जाएगा। ठीक है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी यही कहता है, टेकन ऑन 2 or more lives, पेमेंट ऑन डेथ ऑन एनी वन ऑफ देम। ठीक है, जब किसी की भी एक की भी डेथ हो जाएगी तो उसको पेमेंट क्या है, मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस में वो सारी चीज़ें आ गई। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जनरल इंश्योरेंस, या अगर हम इसे हम बोलें नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जो कि किससे रिलेटेड होती है, प्रॉपर्टी, इट इज़ रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी। जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, जो हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है।
पहला इसमें कह रहा है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस कंपनसेट फॉर द डैमेजेस टू प्रॉपर्टी और गुड्स ड्यू टू फायर। फायर इंश्योरेंस कहता है जैसे आग लग गई, ठीक है, अगर आग मतलब फायर इंश्योरेंस मतलब आग लग गई तो वहाँ पर शिप की वजह से जो नुकसान हो जाता है, जो माल जल जाता है, तो कार्गो का मतलब होता है गुड्स। शिप डूबने की वजह से जो भी नुकसान होता है, ठीक है, सॉरी फायर इंश्योरेंस है यहाँ पे, हाँ मैरीन इंश्योरेंस में कंपनसेट फॉर द डैमेज टू प्रॉपर्टी और गुड्स ड्यू टू फायर, मतलब जो भी आग लग गई उससे जो भी नुकसान हुआ तो वो क्या है, वो फिर क्या करेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी उसका कंपेंसेट करेगी, ठीक है। मीन्स जैसे अगर प्रॉपर्टी क्या हो गई, जैसे हमने क्या किया कि सेफ्टी अगेंस्ट फ्रॉम द फायर, तो उसके लिए वो इंश्योरेंस कंपनी। दूसरा है मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस क्या कहता है, इट कवर्स द लॉस और डैमेज ऑफ शिप्स कार्गो बाय विच द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, एक्वायर्ड और इन बिटवीन। मैरीन इंश्योरेंस क्या करता है, वो लॉस और डैमेज, जैसे कोई भी क्या होगा, शिप की वजह से जो भी नुकसान हो गया, शिप में जो माल या कार्गो का मतलब ये कार्गो का मीन्स हो गया गुड्स, शिप की डूबने की वजह से जो नुकसान हुआ उस गुड्स को, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या है, मैरीन इंश्योरेंस उसको कवर करेगी, तो दैट इज मैरीन इंश्योरेंस। उसके लिए हम मैरीन इंश्योरेंस करवाते हैं। नेक्स्ट है मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस मतलब फाइनेंशियल प्रोटेक्शंस टू व्हीकल्स, कार और बाइक ड्यू टू द एक्सीडेंट, थेफ्ट एक्सेट्रा। मोटर जो इंश्योरेंस होता है वो व्हीकल जो एक्सीडेंट हो गया है, बाइक या कार टूट गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके लिए हम फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए ये क्या है, मोटर इंश्योरेंस करवाते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स द कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर ड्यू टू इंजरी और इलनेस, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस हम इसलिए कराते हैं, हम बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गए, हम दवाई के लिए, तो हेल्थ इंश्योरेंस हम क्या है उसके लिए करवाते हैं। नेक्स्ट है, ठीक, तो ये आपके सारे इंश्योरेंस हो गए जिसमें फायर इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है। नेक्स्ट आते हैं अब जो इंश्योरेंस रिस्क होता है, हाँ अब पढ़ेंगे हम लोग इंश्योरेंस रिस्क क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। अब इंश्योरेंस में कौन कौन से रिस्क होते हैं, कितने, वो सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सारी चीज़ें आपको इंश्योरेंस से इससे बाहर कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको एक वीडियो में कवर किया है। इंश्योरेंस थोड़ा सा छोटा टॉपिक है अगर बैंकिंग सिस्टम के कंपैरिजन में बात करें, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले इंश्योरेंस को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बैंकिंग सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए रिस्क क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस रिस्क में सबसे पहला जो रिस्क है दैट इज फाइनेंशियल रिस्क एंड सेकेंड वन इज नॉन फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क कहता है चांसेस ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस, मतलब जिसमें फाइनेंशियल मीन्स पैसे का लॉस हुआ हो उसे हम फाइनेंशियल रिस्क कहेंगे। नॉन फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं जैसे कि लाइक ए डेथ ऑफ इफिशिएंट मैनेजर, मतलब वो अच्छा मैनेजर था, इफिशिएंट मैनेजर था, तो वो क्या है, वो उसकी डेथ हो गई, वो क्या है, मतलब कोई मैनेजर छोड़ के वो चला गया, तो दैट इज नॉन फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क जहाँ हमारा पैसे का लॉस हुआ तो फाइनेंशियल रिस्क। नॉन फाइनेंशियल लॉस वो होगा जैसे किसी मैनेजर का डेथ हो गया, अच्छा मैनेजर कोई छोड़ के चला गया, तो ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल रिस्क। दूसरा रिस्क आते हैं पर्टिकुलर रिस्क और फंडामेंटल रिस्क। पर्टिकुलर रिस्क अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल, मतलब जो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर रिस्क। फंडामेंटल रिस्क अफेक्ट द होल सोसाइटी, जो होल सोसाइटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है, वो फंडामेंटल रिस्क होता है। नेक्स्ट है काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे रिस्क की बात करें प्योर रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क मतलब लॉस और नो लॉस लाइक स्टोलन ऑफ बुक्स। प्योर रिस्क का मतलब ये हुआ फायदा नहीं होगा, वहां पर लॉस होगा या लॉस और नो लॉसेस। मतलब अगर हम कहें कि जैसे हमने क्या किया कि अगर हमने मार्केट से बुक खरीदी, ठीक, तो बुक खरीदी है तो बुक रखा हुआ है, लेकिन अगर बुक वही गायब हो जाए तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा, प्योर रिस्क, वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। स्पेकुलेटिव रिस्क में क्या कहता है कि लॉस या गेन या ब्रेक इवन, मतलब वहाँ पर क्या होगा, ना तो आपको लॉस होगा, ना तो प्रॉफिट होगा, ना ही कुछ होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, लेकिन प्योर रिस्क में आपको लॉस होगा बस, ठीक है। तो स्पेकुलेटिव रिस्क मतलब वहाँ लॉस, गेन या ब्रेक इवन। सिंपल सा मतलब अगर हम समझे जैसे गैम्बलिंग हो गई, तो उसमें मान लो XYZ टीम है, तो उसमें क्या होगा, वहाँ तो आपको चाहे तो एक लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगी या तो उसमें तो होगा ना वहाँ पर,
तो यहाँ पर प्रॉफिट होगी या लॉस। तो स्पेकुलेटिव रिस्क में चौथा आता है डायनेमिक रिस्क। डायनेमिक रिस्क ड्यू टू द चेंज इन द मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर। डायनेमिक रिस्क का मतलब होता है जो हमारी चेंजेस मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स में जो चेंजेस आ रही हैं वो किस में जाएंगे, डायनेमिक रिस्क में। मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इन्वायरमेंट फैक्टर में जो चेंज होने की वजह से, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रिस्क। स्टैटिक रिस्क नॉट ड्यू टू द मैक्रो फैक्टर्स एंड प्रेडिक्टेबल टू सम एक्सटेंट। मीन्स जो मैक्रो फैक्टर की वजह से जो होता है, नॉट ड्यू टू जो कि मैक्रो फैक्टर की वजह से नहीं होता है बट कुछ सम एक्सटेंट प्रेडिक्टेबल करके होता है, तो उसे हम बोलते हैं मीन्स दैट इज कॉल्ड स्टैटिक रिस्क। ये सारी, आई होप यू आपको ये सारे रिस्क समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं हम लोग, री इंश्योरेंस। अब हम समझेंगे कि री इंश्योरेंस क्या होता है। ए मैथड A method in which the original insurer transfer all a part of the risk to another company or companies for reducing his own risk। देखिए बहुत सिंपल सा वर्ड्स मैंने इसमें से लिखा है कि ए मेथड जिसमें क्या होता है, जो ओरिजिनल इंश्योरर होता है वो ट्रांसफर करता है ऑल या कुछ पार्ट ऑफ रिस्क अनदर कंपनी को फॉर रिड्यूसिंग हिज ऑन रिस्क। ठीक है, मतलब री इंश्योरेंस का मतलब ये सीधे से समझें, जब एक इंश्योरेंस कंपनी अपने रिस्क को दूसरे कंपनी को ट्रांसफर करती है, दैट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, री इंश्योरेंस कहते हैं। अब ये क्या क्या, इसमें 4 इंपॉर्टेंट लॉज हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, पूछे जाते हैं आपसे। अब क्या क्या लॉज हमारे रिलेटेड होते हैं इससे, पहला है इंश्योरेंस एक्ट 1938, इंश्योरेंस एक्ट जो है 1938। दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। तीसरा लॉ है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। नेक्स्ट लॉ है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। IRDA का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। जो आपके ये डेट्स दिए गए हैं, सन दिए गए हैं 1956, 1972, 1999, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इसको। ये चारों लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IRDA का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस IRD है, उसका क्या रोल है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो मैंने ये आपकी PPT है, इसमें हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप एग्ज़ाम से पहले इस टॉपिक को आप ज़रूर पढ़कर जाएं। ठीक है, और इससे बाहर बिल्कुल आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। सबसे पहले अगर हम IRD के एग्जाम में पूछा जाता है कि IRDA कब इनेक्ट हुआ, तो ये हुआ 1999 में। एग्जिस्टेंस में कब लाया गया, अप्रैल 2000 में। 3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इनेक्ट कब हुआ 1999 में, एग्जिस्टेंस में कब लाया, अप्रैल 2000 में लाया गया। इसमें क्या है, 10 मेंबर बॉडी होती है, एक चेयरमैन होता है, 5 होल टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपकी, ध्यान से सुनिएगा। 10 मेंबर्स बॉडी होते हैं जिसमें चेयरमैन और 5 होल टाइम मेंबर्स, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स, जो कि किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है, इट प्रोमोट एंड रेगुलेट द री इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इन इंडिया। ये क्या होता है, IRDA क्या करता है, प्रोमोट और रेगुलेट करता है इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस को इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब IRDA का क्या रोल होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, उसको एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे MCQ आपको, तो उसको देख लेते हैं। पहला रोल होता है रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेटिंग इंश्योरेंस कंपनी। पहला इसका काम ये होता है, क्या करता है IRDA, ये रजिस्टर करता है और रेगुलेट करता है जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। दूसरा है प्रोटेक्टिंग पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स, मतलब जो भी आपके फ्रॉड्स हो रहे हैं उसको प्रिवेंट करना और क्या करना, उसको पॉलिसी होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना।
तो तीसरा है लाइसेंसिंग एंड एस्टेब्लिशिंग नॉर्म्स फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। जो भी एजेंट्स हैं, जो इंटरमीडियरीज जो इंश्योरेंस करवाते हैं, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना और इस्टेब्लिश करना नॉर्म्स। चौथा है प्रोमोटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करना। चौथा फंक्शन होता है पांचवा की रेगुलेटिंग एंड ओवरसीइंग प्रीमियम रेट्स एंड टर्म्स ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस कवर्स। क्या करना? रेगुलेट करना, ओवरसीइंग जो भी प्रीमियम रेट्स हैं, क्या टर्म्स हैं, उन सारी चीज़ों को देखना। नेक्स्ट है स्पेसिफाइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नॉर्म्स फॉर इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योरिंग द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्वेंसी मार्जिन बाय इंश्योरेंस कंपनी। जो भी आपकी मेंटेनेंस है, जो भी है, वो सारी चीज़ें इंश्योर करना, प्रोवाइड कराना। और लास्ट फंक्शन है इंश्योरिंग इंश्योरेंस कवरेज इन रूरल एरियाज में है, उसको क्या करना? कवर करना। तो ये आपके कंप्लीट इंश्योरेंस थे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने डिस्कस किया है। तो आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल, जो चीज़ें आपको अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करिए, प्लस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होंगी। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप टेक्स्ट करके ये पीडीएफ आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है।